नमस्कार, विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट की यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन रखें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। हाँ, कमेंट करना और लाइक करना मत भूलिएगा। बात करेंगे हम उपराष्ट्रपति चुनाव की। काफ़ी गहमागहमी थी, लेकिन देश में आई बाढ़ और उससे बर्बादी की वजह से जो दोनों पक्ष था, एनडीए और इंडिया, उन्होंने जो अपना कार्यक्रम रखा था, उधर मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कांग्रेस के जो विपक्ष के नेता है राज्यसभा में और पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने भी अपना डिनर पार्टी रद्द कर दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी। दोनों को 8 तारीख को जो है ये डिनर पार्टी देना था और दोनों ने यही कारण बताया है। उपराष्ट्रपति चुनाव में क्या होगा, ये अब बहुत ज़्यादा उसमें उसमें बहस मुबाहसे की गुंजाइश दिख नहीं रही है। विपक्ष जोर लगा रहा है और वो जो अपने लिए संभावना खोज रहा है, वो बिटवीन द लाइन्स खोज रहा है। मतलब ये कि चूंकि इस चुनाव में वो व्हिप जारी नहीं होता है तो क्या वहाँ कुछ गुंजाइश बचती है, क्योंकि इसी बीच में क्या किया है, बी सुदर्शन रेड्डी जो कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, हैदराबाद के रहने वाले, उन्होंने एक अपील जारी की है कि ये जो चुनाव है वो लोकतंत्र की आत्मा को बचाने के लिए है। तो प्लीज आप लोग इसमें पार्टी लाइन मत देखिए, लोकतंत्र को जीवंत रखना है, उसकी आत्मा को वैसे जैसे है वैसे ही शुद्ध रखना है। लिहाजा आप हमें सपोर्ट कीजिए, मैं आऊँगा तो लोकतंत्र को मजबूत करूँगा। अब कौन कितना पार्टी लाइन से इतर हटता है उनके लिए नहीं, ये सब चुनाव में किया जाता है। तो सबसे पहले हम उस गणित को समझ लेते हैं, फिर ये समझते हैं कि चुनाव में यदि बहुत विपक्ष ने जोर लगाया तो क्या हो सकता है। इस समय इसमें क्या है कि इसका जो निर्वाचक मंडल है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं। लोकसभा की इस समय जो स्ट्रेंथ है वो 542 की है, एक सीट खाली है, और राज्यसभा की जो स्ट्रेंथ है वो 245 है, वहाँ पे 5 सीट खाली है, 240 है। तो कुल सीटें जो होती है वो बनी 782, और जो बहुमत बन रहा है वो बन रहा 392 पे, दोनों को मिला दीजिए तो, क्योंकि इसमें राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी वोटिंग करते हैं। अब यदि बात करें कि इनके पास, एनडीए के पास कितना है, तो इनका कहना दावा है कि हमारे पास अभी तक 427 का समर्थन मिल चुका है और हमारा कैंडिडेट जीत रहा है, तो हर पार्टी कहती है। इनमें लोकसभा के 293 का दावा किया जा रहा है और 134 राज्यसभा का, जिसमें से कि 102 सदस्य खुद बीजेपी के हैं। और बात करें यदि इंडिया ब्लॉक की, तो उनका मानना है कि 355 का उनके पास समर्थन है और 249 लोकसभा में और 106 राज्यसभा में। इस बीच आज जो है एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी पोस्ट के जरिए बता दिया है कि वो बी सुदर्शन रेड्डी के साथ है। उन्होंने उसमें ये भी क्लियर किया है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का फोन आया था, इसके बाद उन्होंने फैसला किया है बी सुदर्शन रेड्डी का समर्थन करने का। दरअसल इसमें 2 पेज फंस रहे थे। एक तो ये कि साउथ बनाम साउथ की लड़ाई हो गई। बीजेपी ने तमिलनाडु के रहने वाले सीपी राधाकृष्णन को उतारा, जो इस समय महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। तो कांग्रेस ने भी उन्हीं के दाव से, मतलब विपक्ष ने उन्हीं के दाव से उनको चित्त करने के लिए उसी साउथ से उतार दिया आंध्रा तेलंगाना के रहने वाले, यदि हैदराबाद के हैं तो अब तो वो तेलंगाना में आ गया, बी सुदर्शन रेड्डी को। ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं और ये कहा कि देखिए हमने नॉन पॉलिटिकल आदमी को दिया है, लिहाजा सब बी सुदर्शन रेड्डी उसी के आधार पर वोट भी मांग रहे हैं, नॉन पॉलिटिकल आदमी है। अब इसमें कुछ पार्टियों का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें से वो पार्टियां जो किसी के साथ नहीं है, जैसे कि मान लीजिए बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस। हालांकि वाईएसआर कांग्रेस ने एनडीए के साथ आने का ऐलान कर दिया, उसके 11 सांसद हैं। और जो है इसमें एक दो और दल हैं, हाँ बीआरएस है, बीआरएस के पास लोकसभा में तो कोई सदस्य नहीं है, राज्यसभा में 3 सदस्य हैं। तो दोनों पक्ष की कोशिश है कि अपने साथ लाया जाए। भाई इस आधार पे तो सिर्फ वोटिंग नहीं हो सकती कि आप हमारे स्टेट के रहने वाले हैं। हाँ, नॉर्थ बनाम साउथ एक बार बन सकता है, यदि एक नॉर्थ का होता एक साउथ का होता तो गड़बड़ हो सकता था कि भाई नॉर्थ और साउथ की लड़ाई हो गई, लेकिन ये तो साउथ वर्सेस साउथ हो गया है। तो ये यदि इस संख्या के लिहाज से बात की जाए तो एनडीए का तो फिर पक्ष मजबूत दिखता है। अब कहाँ आकर के गड़बड़ हो सकता है, गड़बड़ होने की एक ही जगह गुंजाइश है कि इसमें व्हिप जारी नहीं होता है। व्हिप जारी नहीं होता है तो 2 जगह कहाँ गड़बड़ हो सकता है, एक तो वोटिंग में और दूसरा जो है क्रॉस वोटिंग। अब वोटिंग में कैसे हो सकता है, तो यहाँ ईवीएम से जो है ये चुनाव नहीं होता है।
ये बैलेट पेपर से होता है। और जो आपको निशान लगाने होते हैं वो जो है वहाँ पे जो पेन मिलेगी उसी से आपको निशान लगाने होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि ये निशान लगाने में गड़बड़ी कर दी, बैलेट पेपर को मोड़ने में गलत कर दिया, तो उसकी वजह से वो वोट रद्द हो जाता है। एनडीए के सांसदों का जो रखा गया है कार्यशाला, वर्कशॉप, वो यही सब समझाया जा रहा है कि कैसे आपको वोटिंग करनी है। वोटिंग बहुत इसमें मायने रखेगी कि आपको सही तरीके से वोट देने, बैलेट पेपर को मोड़ने, वहीं के पेन का इस्तेमाल करने, ये सब का ध्यान रखना है। दूसरा क्या है कि क्रॉस वोटिंग की भी इसमें गुंजाइश रहती है। क्रॉस वोटिंग क्या होता है कि आप ऑफिशियली किसी और कैंडिडेट के फेवर में है और वहां पर जो है वोटिंग जाकर के किसी और कैंडिडेट को कर दिए, तो और मामलों में क्या होता है कि व्हिप जारी होता है, तो व्हिप के उल्लंघन में जो है आपके खिलाफ एक्शन हो जाता है। इस मामले में एक्शन होने की गुंजाइश नहीं है। इसीलिए इंडिया ब्लॉक के जो उम्मीदवार हैं वी सुदर्शन रेड्डी, उन्होंने अपील जारी की है कि आप अंतरात्मा के आवाज पर वोटिंग कीजिए, आप देश के लोकतंत्र की आत्मा को शुद्ध रखने के लिए वोटिंग कीजिए और इसमें पार्टी लाइन मत देखिए। अब क्या है कि बीजेपी के साथ और एनडीए के साथ एक बात है कि वो अपने लोगों पे ना बहुत अनुशासित रखते हैं और बहुत नज़र रखते हैं कि कोई कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, इसीलिए ये वर्कशॉप रखी गई और उनकी पूरी बाकायदे लिस्ट बनाई गई है। और सबसे जो सत्र के बाद चले गए थे अपने क्षेत्र में, अपने ज़िले में, उन सबको बुला लिया गया है। आप आइए, यहाँ रहिए और इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। अब अंदाज़ा लगाइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वर्कशॉप हो रही है उसमें खुद जाकर के पिछली पंक्ति में बैठ गए। भाई दो इसके मकसद हो सकते हैं। एक तो प्रधानमंत्री ये संदेश देना चाहते हैं कि कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, और पीछे और आगे बैठने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि जब आप आगे बैठते हैं तो पीछे वालों को देख नहीं पाते हैं, और जब पीछे बैठते हैं तो पीछे से सबको आप देख पाते हैं, कौन है कौन नहीं है, किसकी क्या गतिविधि है, किसकी क्या फेस, यदि सामने से आता हुआ दिखाई दे तो क्या फेस रीडिंग है। क्योंकि अब पहले वाली एनडीए भी नहीं है और बीजेपी भी नहीं है। ये जो दौर चल रहा है इसमें ये माना जा रहा है कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी पहले के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर हुई है, लेकिन इतनी भी कमज़ोर नहीं हुई है कि कोई अपनी मनमानी कर ले जाए। तो हमें जहाँ तक लगता है कि ये जो संख्या बल, अभी आज का जो संख्या बल है वो एनडीए के साथ है और एनडीए को कहीं से कोई दिक्कत नहीं महसूस हो रही है। ये चुनाव चूंकि संदेश देना है, विपक्ष को ये भी दिखाना है कि हम नाम मात्र के विपक्ष नहीं है, पहले वाला टाइम गया। हम जो है पूरी शिद्दत से आपके कैंडिडेट का विरोध करेंगे, क्योंकि कई लड़ाइयाँ सैद्धांतिक होती है, तो ये सैद्धांतिक लड़ाई ही है। यदि पिछले चुनाव की हम बात कर ले, 2022 में जो चुनाव हुआ था उसमें जो है धनखड़ को जो है, जो जगदीप धनखड़ थे, उनको 528 वोट मिले थे और विपक्ष की तरफ से मार्गरेट अल्वा मैदान में थी, उनको 182 वोट मिले थे। तो अंदाजा लगा लीजिए कि कितने वोटों का अंतर था, बहुत ज्यादा अंतर था। और 56 सांसदों ने उसमें वोट ही नहीं डाला था। तो इस बार भी ऐसा हो सकता है कि कुछ सांसद वोट न डाले, एब्सेंट रहे, क्योंकि उनका ये मानना है कि हमारे डालने और न डालने से कोई इसलिए फर्क नहीं पड़ता, ये बहुमत से डिसाइड होना है। एक चीज और, इस चुनाव में क्या होता है ना कि आपको प्रेफरेंसेस देने होते हैं, तो वो तो खैर अपने हिसाब से देंगे, लेकिन अभी तक के जो गुणा भाग है वो गुणा भाग लगाने के बाद एनडीए मजबूत स्थिति में दिख रही है। अभी एक दिन का वक्त बचा हुआ है, एक दिन में दोनों तरफ से क्या गुणा भाग लगाया जाता है, किसको साथ लाने की कोशिश होती है। विपक्ष ये भी तो इसमें कर सकता है कि नेक टू नेक फाइट रहे। जो पिछला वाला चुनाव था 2022 का, वो उसकी स्थिति ना हो, 182 और 528 इतने का गैप ना हो, तो वो गैप पाटने की कोशिश करेगा ताकि ये संदेश जा सके कि विपक्ष जो है आपके सामने, आपके बराबर में आकर के खड़ा हो गया है और आप जैसा चाह रहे थे कि एक तरफा सब कुछ होता जाए, वो नहीं होगा। अब सवाल तीसरा ये है कि इसकी नौबत क्यों आई। अभी तो 2022 में जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति चुने गए थे और 2025 आते आते क्यों वो चले गए। तो आपको बता दें कि ये जो अभी सत्र बीता है संसद का, उसमें 21 जुलाई का पहला ही दिन था और उसमें जो हाई कोर्ट के जस्टिस हैं यशवंत वर्मा, उनके खिलाफ जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू होने वाला था, वो टकराव वहाँ से शुरू हुआ था, पहले ही दिन टकराव हो गया। क्योंकि कहा यह जाता है कि धनखड़ साहब चाहते थे कि राज्यसभा में इस पर बहस हो और लोकसभा में जो प्रस्ताव आया था उसमें वो सभी पार्टियों की तरफ से आया था। फिर ये हुआ कि नहीं, दोनों जगह एक साथ शुरू हो, यहीं पे डिफरेंसेस शुरू हुए।
ये बात अलग है कि ये तात्कालिक कारण था। उसके पहले ऑलरेडी सरकार से और जगदीप धनखड़ में मतभेद चल रहे थे और गहरे मतभेद थे, एक नहीं कई इश्यूज को लेकर के मतभेद थे। तो बात यहाँ तक पहुँच गई कि यदि जगदीप धनखड़ इस्तीफा नहीं देंगे तो सरकार उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। बस यहीं पे जगदीप धनखड़ चुप कर गए। यदि सरकार उनके खिलाफ मतलब सरकार से मतलब सरकारी पक्ष एनडीए या बीजेपी ले आते कि यदि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता तो बताना पड़ता कि हम क्यों अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं। एक बार विपक्ष ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश की थी, लेकिन टेक्निकल ग्राउंड पे वो रिजेक्ट हो गया था। अब जब ये सत्ता पक्ष लेकर के आता तो इनको बताना पड़ता, वो उन्होंने बताने का मौका नहीं दिया। संभवतः जो कुछ भी पर्दे के पीछे बात हुई हो, उन्होंने इस्तीफा देना मुनासिब समझा और अचानक राष्ट्रपति भवन पहुंच गए थे और वहां पे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसकी वजह से लगभग 2 साल का कार्यकाल बचा हुआ था, ये पद खाली हुआ। तो अभी यहाँ पे चुनाव हो रहा है और विपक्ष तगड़ी फाइट देने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं क्या होता है। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।